नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर अहम खबर की तह तक पहुंचे और उसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स जो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ते हैं। आज भी हमारे कई साथी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन पहले आज की सबसे अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरफ्तारी के 20 दिन बाद इन्हें सस्पेंड किया गया है। रिश्वत प्रकरण में दोनों अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया था। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं अभी दोनों अधिकारी। रिश्वत के अलग अलग मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी। एसीबी ने इन अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया था। आईएएस विजय दहिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं आईएएस जयवीर आर्य की भी गिरफ्तारी की गई थी। 20 दिन बाद दोनों आईएएस सस्पेंड कर दिए गए हैं गिरफ्तारी के। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किए गए। दोनों अफसरों के निलंबन पत्र जारी कर दिए गए। बता दें आपको कि 10 अक्टूबर को हुई थी आईएएस विजय दहिया की गिरफ्तारी। पूरे मामले का खुलासा शिकायतकर्ता ने किया था। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरफ्तारी के 20 दिन बाद दोनों को सस्पेंड किया गया है। फतेहाबाद के एक शख्स ने दरअसल एसीबी को शिकायत दी थी कि जयवीर आर्य को उसके बाद एसीबी ने ट्रांसफर के बदले रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था। 11 अक्टूबर को जयवीर आर्य की गिरफ्तारी हुई थी। आईएएस धर्मेंद्र सिंह की बहाली पर भी अब संकट मंडरा रहा है। सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं आपको ये बड़ा अपडेट। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरफ्तारी के 20 दिन बाद दोनों अफसरों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि एसीबी ने की थी दोनों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। फिलहाल अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हैं दोनों अधिकारी। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे ब्यूरो हेड्स अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। आइए उनका तारुफ कराते हैं, स्वागत भी करते हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका। और जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ राव शफात अली देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड भी जुड़ चुके हैं। राव शफात, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र, अहम खबर का रुख हमने चंडीगढ़ से किया है। पहले आईएएस विजय दहिया और जयवीर आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है गिरफ्तारी के 20 दिन बाद। जयवीर को रिश्वत के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एक शख्स ने इसकी शिकायत की थी। पूरा मामला बहुत सुर्खियों में रहा है। जितेंद्र, अब इस मामले में जो भी अपडेट है पूरी कहानी के साथ हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है जो वरिष्ठ अफसर हैं उनसे जुड़ा हुआ है और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है उसके तहत कहीं ना कहीं ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। अमूमन सरकारों के अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि छोटे मोटे कर्मचारियों पर या अधिकारियों पर गाज गिरा करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन मौजूदा सरकार के अंदर जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगातार लगाम कसने का काम उन लोगों पर भी किया जा रहा है जो उच्च पदों पर बैठ करके इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके अंदर संलिप्तता उनकी होती है। हालांकि अभी दोनों ही आईएएस आरोपी है इस पूरे मामले के अंदर। मामले की जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है और दोनों जो आरोपी आईएएस है वो अंबाला की सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इन दोनों आईएएसओं को आखिर किस मसले के अंदर आरोपी बनाया गया है और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से किस तरीके से ट्रैप लगाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं विजय दहिया की, जो कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर जो है प्रमुख की भूमिका के तौर पर थे और स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर जो कार्य दिए जाते हैं उन कार्यों को अलग अलग जिलों के अंदर जो है अंजाम देने के लिए जो लोग हैं अपनी कंपनी बना करके उसके तहत कार्य करते हैं। इसी प्रकार फतेहाबाद के एक युवक से
उस एवज जो पैसे जो देने होते हैं स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत, उन बिल्स को देने की एवज जो है वो रुपये की मांग की गई थी, क्योंकि लाखों रुपए के जो बिल थे। हालांकि इसके बीच में एक महिला जो है और शामिल थी, जिसका ये कहना था कि उनके पूरे संपर्क जो है वो विजय दहिया से हैं। और ये पूरा मामला जो है, जब रिश्वत का जो खेल है लगातार चलता रहा महिला की तरफ से, और महिला ने ये दावा भी किया था कि उनके संपर्क जो है वो विजय दहिया के साथ है। तो ऐसी स्थिति में मामला एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचा और इस पूरे मामले का ट्रैप और जो चेन है वो बनाई गई, जिसके बाद आईएएस विजय दहिया पर ये शिकंजा जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कसा गया था। इसी प्रकार से एक अलग मामला है जयवीर आर्य को लेकर के। जयवीर आर्य अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरीके की जानकारी है, ट्रांसफर प्रमोशन को लेकर के इसी प्रकार की मांग जो है एक बिचौलिए की तरफ से की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जो ट्रांसफर प्रमोशन है वो पूरे तौर पर हो जाएगा, और इसके लिए उनकी पहचान जो है वो जयवीर आर्य से है। इसकी भी जो कड़ी दर कड़ी खंगालने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से किया गया, क्योंकि मामलों के अंदर कोई ना कोई विशल ब्लोअर, कोई ना कोई शिकायतकर्ता जरूर होता है, जिसके बाद ये तमाम चीजें जो है एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचती हैं और शिकंजा कसने का काम किया जाता है। दोनों ही आईएएस पर जो है मामला जो है, अगर हम बात करें विजय दहिया की, तो काफी समय से मामला जो है चल रहा था। कोर्ट के अंदर भी वो पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत विजय दहिया को नहीं दी गई थी। इसके बाद 10 अक्टूबर को विजय दहिया को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 अक्टूबर को ये पूरा मामला जो है जयवीर आर्य का एक अलग मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने आया था, तो 11 अक्टूबर को जयवीर आर्य की भी गिरफ्तारी हो गई थी। यानी 2 दिन के अंदर 2 वरिष्ठ जो आईएएस हैं उनकी गिरफ्तारी करना ये दर्शाता है कि किसी भी प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार को जो है सहने के जो है मूड में नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ही क्यों ना हो। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ और अहम खबरें हैं जिन पर आपके जरिए तय तक पहुंचना है। आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं आपको कि 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के मामले में अहम अपडेट है। 100 अधिकारियों की रिपोर्ट मुझे डिपार्टमेंट ने दे दी थी, ये बयान दिया है अनिल विज ने। मंगलवार या बुधवार तक मुझे सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। मैंने विभाग को 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स की लिस्ट बनाकर देने को कहा है। तो अहम खबर है इस मामले में 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अनिल विज ने आईओएस को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। सुनते हैं अब इस मामले में उन्होंने फिलहाल क्या कहा है। देखिए, 100 की रिपोर्ट तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने मुझे दे दी थी, और बाकियों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ में समय लगता है सारे जिलों से डिटेल इकट्ठी करने में, और मंगलवार तक या बुधवार तक वो सारे मुझे डिटेल देंगे। मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप मुझे 372 की लिस्ट बनाकर दे दें कि एफआईआर कब दर्ज हुई थी, किस किस के पास इन्वेस्टिगेशन कितने कितने समय तक रही है, और अंतिम निर्णय आपने क्या, आज स्टेटस क्या है, और आपने एक्शन क्या लिया है अगर 1 साल से ज़्यादा डिले है तो। सर, ये 372 ही रहेंगे या और भी जो लोग ऐसे लंबित रहे उनकी भी कोई रिपोर्ट मांगी है आपने? नहीं, ये जिन जिलों की थी उनके अलावा भी सारे जो जिला के एसपीज हैं, मैंने उनको कहा है कि अपने अपने जिलों की स्क्रूटनी करें, और अगर कोई 1 साल से ज़्यादा लंबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ लगातार। जितेंद्र, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आपने तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। अब 100 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को तो सस्पेंड किया गया है, बाकी की रिपोर्ट के लिए गृह मंत्री को भेजी गई फाइल, उन्होंने सबकी डिटेल्स मांगी हैं। आगे इस मामले में अब क्या क्या हो सकता है जितेंद्र? देखिए मुमताज, ये बात जो सामने आई है अनिल विज के माध्यम से, ये कल शाम को हमने अनिल विज से इस बारे में जब जानकारी मांगी थी तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से अभी तक 100 जो आईओज है उनके सस्पेंशन की जानकारी आधिकारिक तौर पर उनके समक्ष आ चुकी है, और डिपार्टमेंट से इसके अलावा जो बचे हुए आईओज है उनकी भी जानकारी मांगी गई है, जिसको लेकर के मंगलवार यानी आज या फिर कल बुधवार का जो समय है तक का समय जो है वो मांगा गया है, जिसके बाद डिटेल रिपोर्ट उनके समक्ष आ जाएगी। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है, क्योंकि ये 13 जिलों के 372
आईओज थे। इसके अलावा जो बचे हुए जिले हैं वहां पर भी जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी हैं जिले के, उनको ये कहा गया है कि उनकी भी इसी प्रकार से जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाए और उस रिपोर्ट को सबमिट करने का काम किया जाए और साथ ही इसी अनुसार जो कार्रवाई है उसे करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरे तौर पर जो मामले लंबित है कहीं ना कहीं कोई राहत जो है वो जनता को भी जरूर मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से जिनके मामले लंबित थे अब उन्हें निपटाने का कार्य भी आनन फानन में जो है वो आईओज की तरफ से किया जा रहा है। जो बचे हुए जो जिले हैं, जिन आईओज को ये पता है कि वो इस रडार पर आ सकते हैं, वो सीधे तौर पर अब हरकत में आ चुके हैं इस पूरे आदेश के बाद, और उन तमाम मसलों को जल्द निपटाने का जो प्रयास है उनकी तरफ से किया जा रहा है ताकि इस प्रकार की किसी लिस्टिंग में उनका नाम जो है वो ना आए। और इसी सोच के साथ गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस प्रकार के आदेश दिए गए थे ताकि जनता को कहीं ना कहीं जो डिलीवरी है वो मिल सके और उनकी जो परेशानी है, जो इधर उधर लोग भटक रहे हैं, उनकी परेशानी कुछ हद तक दूर। बड़ा एक्शन है जितेंद्र, आपने सही कहा। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कुछ वक्त और आप बने रहे हमारे साथ, एक और अहम खबर का रुख करेंगे और फिर इस खबर की तह तक भी पहुंचेंगे अपने स्टेट हेड के जरिए। चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। अब हरियाणा से बाहर ड्यूटी पर जाने वाली महिला पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है। दूसरे राज्यों में ड्यूटी पर जाने वाली महिला पुलिसकर्मी के साथ एक और महिला सहकर्मी जाएंगी। महिला पुलिसकर्मी के साथ एक और महिला सहकर्मी की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था आईपीएस ममता सिंह ने ये आदेश जारी किए। जितेंद्र चौधरी का रुख कर रहे हैं यहाँ। जितेंद्र, बड़ी राहत दी गई है महिला पुलिसकर्मियों को। इस तरह से 2 महिला साथियों का साथ हो जाएगा, यानी एक तरह से महिला पुलिस एहलकारों की डिग्निटी का, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया इस आदेश के जरिए। कैसे समझेंगे इस खबर को? बिल्कुल, और इसको लेकर के जो आदेश हैं वो एडीजीपी ममता सिंह की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो संभाल रही है उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं। खुद भी एक महिला हैं और इस बात को समझती हैं कि जब एक महिला पुलिस अधिकारी अगर बाहर जाती है तो ऐसी स्थिति में असहज स्थिति होती है अगर साथ में जो सहकर्मी के तौर पर जो पुलिसकर्मी है वो पुरुष पुलिसकर्मी होते हैं, क्योंकि केसेस को ट्रेस करने के लिए इस प्रकार के जो मामले हैं उनके अंदर जो है कई बार जो पुलिस अधिकारी है उन्हें जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला सहकर्मी का जो प्रावधान है उनकी तरफ से किया गया है। महिलाओं के जो इससे कहीं ना कहीं परिवार को भी एक चैन जो है वो रहेगा और दूसरी तरफ महिला के लिए भी जो एक असहज स्थिति होती है, इस प्रकार की स्थिति जो है वो नहीं बनेगी। तो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया होगा और उसके चलते ही इस प्रकार का फैसला किया गया है, जिसके चलते महिला पुलिसकर्मियों को अब राज्य से बाहर अगर वो किसी प्रकार से ड्यूटी पर जाती हैं तो उन्हें एक राहत जो है वो जरूर मिलेगी। शुक्रिया जितेंद्र आपका, इन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबर का। वाटर सेस पर हिमाचल और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वाटर सेस न लेने का सुझाव नहीं मानेंगे। राज्य का पानी पर अधिकार है। हाईकोर्ट में है वाटर सेस से जुड़ा मामला। केंद्र का पत्र राजनीति से प्रेरित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला भी वाटर सेस के पक्ष में है। नाम बदलकर वाटर कमीशन रखा जाएगा अब वाटर सेस। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, राज्य सरकार को ऐतराज है केंद्र सरकार के उस खत पर जिसमें वाटर सेस ना लेने की बात कही गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि ये पूरी तरह से स्टेट का मामला है और उत्तराखंड हाईकोर्ट भी इससे पहले इसके हक में फैसला दे चुका है। कैसे समझेंगे प्रदीप टकराव की इस खबर को केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच? क्या है इस पूरे मामले की गहराई? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो सुप्रीम सरकार है ने काम शुरू किया कि हम रिसोर्स एलोकेशन करेंगे और प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए फैसले है वो लेते हैं, तो उस दिशा में ये सरकार आगे बढ़ी और फिर वाटर सेस गया जो हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट्स है और इसको लेकर विरोध भी हुआ। हालांकि पहले शुरू में पड़ोसी राज्यों जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, सीधा विरोध किया और पारित करके केंद्र को भेजा गया और हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ना ले इसके लिए रोकने की गुहार जो है इनकी तरफ से इन दोनों राज्यों की तरफ से लगाई गई थी। लेकिन अब क्योंकि ये मामला अब केंद्र और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक आमने सामने की लड़ाई वाला बन गया है और इसमें शुरू में भी केंद्र सरकार की तरफ से पत्र
जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको लिखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप अभी वाटर टैक्स ना दें और ये ठीक नहीं है, असंवैधानिक है। लेकिन कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों को पत्र लिखा। उसमें न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि बाकी भी राज्य इसमें शामिल है जो वाटर टैक्स ले रहे हैं, चाहे वो हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और भी राज्य जहाँ पर वाटर टैक्स के रूप में या फिर जैसे थर्मल पावर है या न्यूक्लियर पावर है, बाकी जो इस तरह से हवा से बनने वाली बिजली है, ये तमाम चीजें हैं उस पर जो विकास शुल्क कई जगह पर लिया जा रहा है, उसको ना लेने के लिए सुझाव केंद्र सरकार ने दिया था, निर्देश थे। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश का क्योंकि ताजा मामला है, हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो वाटर टैक्स लिया जा रहा है उसके बाद ये पूरा बड़ा मामला बन गया है। उसमें आप हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जिसके पास जल शक्ति विभाग है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम केंद्र के जो ये पत्र है, केंद्र का जो सुझाव है उसको हम नहीं मानेंगे। पानी प्रदेश का मुद्दा है और प्रदेश का इस पर हक बनता है। हम बिजली पर टैक्स नहीं ले रहे हैं बल्कि पानी पर टैक्स ले रहे हैं, तो ये हमारा अपना विषय है। और ऐसे में केंद्र को जो पत्र लिख रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि डिप्टी सीएम मुकेश ने बाकायदा इसका जिक्र भी किया कि ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी ये मामला हाईकोर्ट में है क्योंकि पावर प्रोड्यूसर भी इस वक्त हाईकोर्ट में गए हुए हैं और उसकी सुनवाई लगातार हो रही है। उत्तराखंड का जिक्र किया जा रहा है कि पहले सिंगल बेंच में इस वाटर टैक्स को सही ठहराया, अब डबल बेंच। ठीक है प्रदीप, आप देखते हैं इस मामले में तनाजा आखिर कहां तक बढ़ता है और नतीजा क्या निकलेगा इस बहस का, इस कशीदगी का। बेहद शुक्रिया आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। इस बीच सुनाएंगे अपने दर्शकों को कि वाटर सेस के इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा क्या है। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। केंद्र का जो सोच है, केंद्र का जो रवैया है वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम इस मसले में केंद्र के सुझाव को नहीं मानेंगे। हिमाचल प्रदेश उसको जो है केंद्र जो हमें दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है, पहला उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने जो कंपनियों ने जिन्होंने वाटर सेस देना था, केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा था और उन कंपनीज को उन्होंने कहा था कि आप ये वाटर सेस मत दें। और अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 8वीं और 10वीं पास छात्रों के लिए भी फैसला लिया गया है। कैंपटी फॉल और गुप्त काशी बनेंगे नगर पंचायत में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में भी संशोधन करने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड से हमारे साथी नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। आज नासिर का रुख कर रहे हैं यहाँ तमाम अपडेट्स के लिए। नासिर, उत्तराखंड कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये जो छात्रों के लिए फैसला लिया गया इसको भी तफसील से बताइएगा। जरा बताइए क्या क्या अहम फैसले उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए। देखिए, कल उत्तराखंड कैबिनेट की एक बहुत अहम बैठक कल बुलाई गई थी। हालांकि जब कैबिनेट शुरू हुई उस वक्त एक मैसेज आया कि जो विधायक सरवत करीम अंसारी उनका निधन हो गया, उसके लिए 2 मिनट का मौन इस कैबिनेट में रखा गया। उसके बाद कैबिनेट बैठक शुरू हुई और कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये 30 प्रस्ताव आए थे और इनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव कई अलग अलग विभागों से थे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं वो है जो छात्र हैं 10वीं के, उनके लिए लिया गया है। क्योंकि जो कैबिनेट है उसने फैसला लिया है कि जो छात्र 8वीं के बाद ITI करेंगे उनको अब 10वीं की मार्कशीट दे दी जाएगी, यानी 10वीं का अंक पत्र दे दिया जाएगा और उनको ये माना जाएगा कि जिन छात्रों ने 8वीं के बाद ITI की है वो 10वीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको एक हिंदी का पेपर देना होगा। अब उनको 10वीं अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ 8वीं के बाद वो ITI करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो तकनीकी तौर पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो मजबूत हो जाएं ताकि आने वाले समय में जो राज्य में रोजगार लग रहे हैं उनमें वो वहां पर जाकर कामकाज करें, उनको रोजगार मिल पाए। तो बहुत महत्वपूर्ण इसके बारे में लिया गया। इसके अलावा वन विभाग की बात करें तो वन विभाग संबंधित भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें वन विभाग को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, जिसके मद्देनजर अब DFO को ये मैसेज दिया गया है कि वो अपने अपने रेंज में जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो
पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता हो, ऐसी रेंज के बारे में वो जानकारी दें ताकि आने वाले समय में उन रेंज को खोला जा सके और लोग वन विभाग में पहुंचकर सफारी कर सकें। इसके अलावा अगर हम शहरी विकास क्षेत्र विभाग की बात करें तो वहां पर भी ये निर्णय लिया गया है कि शहरी विकास विभाग में 2 पुरोला और काशी इन 2 जगहों को अब नगर पंचायत में तब्दील किया जाएगा। यानी ये तो ऐसी जगह है जिनको अब नगर पंचायत और नगर पालिका बनाया जा रहा है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में भी एक निर्णय ये लिया गया है कि जो राज्य में ऐसे पुल हैं जो जिनको 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उनके मेंटेनेंस के लिए पर्यटन विकास परिषद उनको और ज्यादा अच्छा बनाए, इसको लेकर के भी ये निर्णय लिया गया। साथ ही साथ अगर हम खांडसारी नीति की बात करें, खांडसारी नीति 2023 को बढ़ाकर के 24 तक कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में जो किसान है उनको काफी फायदा मिल सके। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिस पर कल ये कैबिनेट करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही। जी, तो ये काफी अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं उत्तराखंड के हवाले से। नासिर, जाहिर सी बात है इनसे अब आइंदा मुस्तकबिल पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। इन फैसलों में अगर बात करें, लॉन्ग टर्म फैसले कौन से हैं प्रदीप, जिनको अमल में लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और कौन से ऐसे फैसले हैं जिन्हें फौरी तौर पर अमल में लाया जाएगा? देखिए, जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं वो सारे के सारे फैसले ऐसे हैं कि इनको अमल में लाने में ज्यादा समय नहीं लिया गया। जो 30 प्रस्ताव हैं, 30 के 30 प्रस्ताव में ज्यादातर काम हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि 80% काम सरकार ने कर लिए, तभी इन मामलों को कैबिनेट में लाए हैं। बाकी जो 20% मामले हैं वो ऐसे हैं जिनका प्रोजेक्ट लगभग तैयार है और जल्द ही उनको लागू कर दिया जाएगा। जैसे ही शासनादेश जारी होगा बाद इस पर काम कर दिया जाएगा और उम्मीद ये है कि अगले 1 से 2 महीने में ये सब धरातल पर नजर आएंगे। यानी जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि जो कल की अहम कैबिनेट हुई थी उसमें उद्योगों से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जो पुराने उद्योग लगे हुए हैं उन तमाम उद्योगों को ठीक है नासिर, आपका बहुत शुक्रिया इस आम खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए भी। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख चंडीगढ़ से करेंगे हम। चंडीगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सचिवालय में ये कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलवाई गई। वहीं दोपहर 12 बजे सीएम कैंप ऑफिस में हरिहर योजना को लेकर बैठक करेंगे और शाम 3 बजे बीजेपी पार्टी ऑफिस में विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, काफी अहम दिन था आज, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसमें शिरकत की। थोड़ी देर पहले शपथ दिलवाई गई लोगों को। जरा तफसील से बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह तो कालका में रन फॉर यूनिटी में शिरकत की। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्य सचिवालय में जो एकता दिवस पर जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे सचिवालय के, उनको एकता दिवस की यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। संकल्प मुख्यमंत्री की तरफ से दिलाया गया और कहीं ना कहीं देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री के APS अमित अग्रवाल मौजूद रहे, कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से सचिवालय के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को एकता दिवस के मौके पर एकता को लेकर कहीं ना कहीं शपथ यहां पर दिलाई गई है। संकल्प सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से करवाए गए हैं। बेहद शुक्रिया अनिल आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।